साथियों, अब ये जो वीडियो अंतिम, ये 12वां अध्याय का वीडियो है और ये अंतिम अध्याय है इस मनुस्मृति का। और 12वें अध्याय के अंदर कोई बहुत ज़्यादा विस्तारित कोई चर्चा है नहीं, इसलिए हम इसमें बहुत डिटेल्स में कोई बात नहीं करेंगे। इसके अंदर जो है शुभ और अशुभ जो कर्म है उसका फल है, तो बहुत सारी रिपीटेड चीज़ें हैं जो इसके बारे में साथियों बताई गई। इसके अलावा साथियों जो सांख्य दर्शन की थ्योरी है, जो हमने शुरू में मनुस्मृति में शुरू में सांख्य दर्शन की थ्योरी को कुछ ऐड किया था, जो मैंने आपको उस समय याद दिलाया था। आखिरी में भी इस अध्याय में जो सांख्य दर्शन के जो 3 गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों के बारे में बताया, जिसमें इस तरीके से जस्टिफाई करके उन्होंने बताया कि ये जो है ब्राह्मण के अंदर अलग गुण हैं, वर्णों के अंदर भी उस गुणों को और कर्मों को बताया। ये काम जो है सतोगुण है, ये काम जो है रजोगुण है, ये काम जो है तमोगुण है, तो ये काम जो है तमोगुण ये करेंगे, रजोगुण ये करेंगे, सतोगुण ये करेंगे। तो मिला जुला के उसी थ्योरी को इस थ्योरी के साथ बांधने की कोशिश की है साथियों। तो ये थी साथियों मनुस्मृति, जो मैंने आपको अलग अलग खंडों में आपको बताया। तो अब ये मनुस्मृति का जो पार्ट है साथियों, अब हम यहीं ख़त्म इसको करते हैं। हमने पहले अध्याय में जो इस दुनिया की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, जो मनु ने उसमें समझाया था, वो जो थ्योरी है वो सांख्य दर्शन की थ्योरी है। सांख्य दर्शन का मेरा वीडियो है, ये जो सीरीज है हमारी दर्शन वाली सीरीज, उसमें सांख्य दर्शन सारे 6 दर्शन, टोटल 9 दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन जो कहे जाते हैं, तबकि सांख्य दर्शन भी एक तरीके से नास्तिक दर्शन ही है। तो ये सारे दर्शनों की वीडियो हमारी इसमें प्ले लिस्ट में है और दर्शन सीरीज के अंदर है। तो आपसे अपील है मेरी कि अगर आप ये 6 दर्शन के वीडियो सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ समझ में आएगी। तो शुरुआत में सांख्य दर्शन की थ्योरी से उन्होंने इसका दुनिया की उत्पत्ति का बताया, उसके बाद से फिर ऋषियों ने उत्पत्ति की, फिर उस सारी चीज़ों को बताया। तो एक तो उत्पत्ति की थ्योरी है जो सांख्य दर्शन से इसमें ली हुई है। दूसरा जो है इसमें जो पूरे जीवन का है वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था मैंने आपको पहले समझाया था कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की थ्योरी आई थी। ये हमको याद रखना है, प्रमुख बातें हैं। जो ऋग्वैदिक काल था, उस ऋग्वैदिक काल में आर्य जो है पशुपालन करते थे, पशुओं को चराते थे, खेती नहीं करते थे। तो आर्य जो है घूमते थे। और उत्तर वैदिक काल में जैसे कृषि का, लोहे का आविष्कार हुआ, कृषि करना शुरू हुआ, तो फिर स्थायी हो गए वो, और वहाँ से फिर भूमि पे कब्जा किया। ये मैंने पिछले वीडियो में सारा बताया। आपसे अपील है कि उन वीडियो को सुन लें तो विस्तारित जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ से साथियों उन्होंने जो राजाशाही की जो शुरुआत यहाँ से हुई है, तो ये जो व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई है, इसके अंदर जो वर्ण था, पहले वर्ण था कर्म आधारित वर्ण था। और जो ये चौथा वर्ण जोड़ा था, ये वर्ण था कि आर्य आने के बाद कम से कम 500 सालों तक उनका युद्ध हुआ अनार्यों से और आर्यों से। अनार्य कौन थे? जो यहाँ पे थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, वो अनार्य थे, और आर्य थे। तो इनमें ये लड़ने में बहुत मतलब माहिर थे। तो इन्होंने जो यहाँ के स्थानीय जो लोग थे, जो अनार्य थे, उनसे युद्ध करके उनको युद्धों में पराजित किया। तो जो राक्षस की और देवताओं की जो परिकल्पना है, जो हमारी जितनी कथा कहानियों में है हिंदू धर्म के अंदर, उसमें राक्षस जो है वो लोग थे जो यहाँ के मूल निवासी थे, और देवता वो लोग थे जो आर्य थे। तो आर्यों की सभ्यता को देवता कहा गया है, और जो यहाँ की सभ्यता थी, मूल सभ्यता थी, उस सभ्यता को यहाँ पे राक्षस कहा गया, अनार्य कहा गया है। तो हमको ध्यान रखना है। इसके बाद से जो ये पूरी व्यवस्था में जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको आर्यों ने चौथा वर्ण शूद्र जोड़ के उनको अपने साथ शामिल किया और उनसे काम करवाया, उनसे सेवा कराने का काम। उनको कहा आपका काम इनकी ध्वजों की सेवा करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यहीं से पैदा हुआ। इसका अर्थ है साथी कि आर्यों का सेवा करने का काम यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको कहा गया, मूल निवासियों का काम है आर्यों की सेवा करना, तो उनको शूद्र में जोड़ा। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो ऋग्वेद है उसके अंतिम अध्याय 10वें अध्याय में जोड़ा गया। और 10वां अध्याय, उसमें 3 अध्याय, पहला
और 8वां, 9वां, 10वां सबसे आखिरी में जोड़ा गया, जिसके अंदर फिर ब्रह्मा का मोह से पैदा हुए ये थ्योरी बनाई गई। और इस थ्योरी को ऋग्वेद के अंत में अध्याय में इसका वर्णन थोड़ा बहुत तरीके से है, उस समय जिसके दिमाग में भी आया हो। और उसी के साथ फिर पुनर्जन्म की थ्योरी, कर्म सिद्धांत की थ्योरी, सारी थ्योरी में आपको पिछले उसमें समझा चुका हूँ। तो वो सारी थ्योरी उसके बाद पैदा हुई है, तो उसके वीडियो भी इसके अंदर है, उनको सुन सकते हैं आप। तो ये जो थ्योरी पैदा हुई है, थ्योरी पैदा होने के बाद फिर आगे का राजाशाही का विकास हुआ, उसमें फिर अलग तरीके की व्यवस्था बनी। तो दूसरी जो ये थ्योरी थी, इनका भी साथी हमको ध्यान रखना, जो वेदों से ली, ऋग्वेद से ली गई थी। इसी के बाद उत्तर वैदिक काल में फिर इसको और आगे बढ़ाया। इसमें उन्होंने जीवन जीने की पद्धति के नियम बनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि 16 तरीके के संस्कार होंगे, 8 तरीके के विवाह हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। वो सारी थ्योरी जो ब्राह्मणों ने बनाई वेदों के बाद, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लेकर आए, जिसका एक अंश जो है मनुस्मृति में ऐड हुआ। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व के बीच में, और 700 इसी समय ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद लिखने का जो समय था यही था। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक जो है ब्राह्मण ग्रंथ पहले लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए। तो इसके अंदर जो विकास हुआ इस वर्ण व्यवस्था का, इस राजाशाही व्यवस्था का, उस विकास को अलग अलग तरीके से राजाओं ने चिन्हित किया। और ये वो समय था जिसको याद रखना है कि 600 ईसा पूर्व के समय में महावीर और जो है बौद्ध पैदा हुए थे। तो यहाँ से जो ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और ये 2 दर्शन आने के बाद ये बहुत कमज़ोर हुआ। तो ये लगभग 500 साल के तक जो है ये सारी व्यवस्थाएं कमज़ोर रहीं। एक तरीके के ऐसा कहते हैं कई लोग कि नष्ट टाइप की हो गई थी, बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उसको वापस फिर ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, चल रहा था, पूरा खत्म नहीं हुआ था, इसको रिकवर किया। और जो मौर्य काल में पुष्पमित्र शुंग जो ब्राह्मण था, और उसने फिर उसकी हत्या की और मौर्य वंश को खत्म करके राजा की हत्या करने के बाद खुद राजा बन गया। यहाँ ये भी देखना है कि ब्राह्मण जो क्षत्रियों का राज करने का काम था उसमें ब्राह्मणों ने राज किया। बहुत सारे राजा हैं जो ब्राह्मण हुए हैं, खासतौर से आगे सातवाहन वंश जो हुआ है, बहुत सारे काफी संख्या में, ज्यादा संख्या में जो है क्षत्रियों की जगह ब्राह्मणों ने राज्य किया है, ब्राह्मण राजा बने हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों ने पहले बुद्धि का विकास किया, उसके बाद से फिर राजा बने, फिर आप राजा बन के उन्होंने फिर इस पूरी व्यवस्था को रिकवर किया। मेघ, यशमेघ, और ये पुष्पमित्र शुंग के काल से हुआ। और उसी समय ये पुष्पमित्र शुंग ने फिर मनुस्मृति का ड्राफ्ट लिखा गया, मनुस्मृति को बनाया गया। इस सिस्टम को ब्राह्मणों ने लिखा, उस समय जो ऋषि थे, और उन्होंने लिख करके उसमें सारी चीज़ें डाली। इसलिए इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड भी की गई, कुछ चीज़ें हटाई भी गई। तब ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया कि इसको कैसे लिखें, किस तरीके से जनता को समझाएं। तो उन्होंने फिर मनु को जोड़ा कि राजा मनु थे, मनु ने इस मनुस्मृति को लिखा, राजा व्यवस्था को। तब की राजा व्यवस्था तो जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई, उसके पहले राजा व्यवस्था थी ही नहीं। ये तथ्य हैं, इसके प्रमाण हैं इसके बाकायदा। तो हमको साथियों ये समझना है कि ये जो है मनु को साथ जोड़ करके ऋषियों ने फिर इस पूरी कथा को, पूरी व्यवस्था को गढ़ा, और उन्होंने वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जो राजा के लिए जरूरी थी, जो राजा को चलानी थी, जो इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो समाज बनाया था ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, खासतौर से ब्राह्मणों का पूरा दिमाग है इसके अंदर। तो ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो जो उनको जरूरी था, उन्होंने सारा इसके साथ जोड़ा। और उसके साथ में साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर उन्होंने इसको जबरदस्ती लागू किया। कितने दंड है सूत्रों के ऊपर, सूत्रों के ऊपर कितने दंड है। शूद्र यहाँ के मूल निवासी, मेहनत का स्वर्ग शूद्र था, उसको मानने के लिए, उसको मनाने के लिए इतने सारे दंड, इतने सारे आतंक, इतने सारे हिंसाएं, बहुत ही निरंकुश तरीके से, निर्मम तरीके से दंड दे करके, निर्मम तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करके जो है इस व्यवस्था को लागू करवाया, जबरन लागू करवाया। और एक समय के बाद फिर राजा के ऊपर राजा, राजा के ऊपर राजा, और 2500 साल तक इस व्यवस्था को चलाया। जो व्यवस्था अभी
हमारे यहाँ जो है जब देश आज़ाद हुआ तब जाके वो व्यवस्था खत्म हुई। अब इस व्यवस्था को खत्म हुए खाली 70 साल हुए, 70-72 साल हुए। ये समझना है हमको, इसको याद रखना है कि व्यवस्था अभी खत्म हुई है और ये लोकतंत्र जो है संविधान बना। तो हमारे देश के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर था आज भी उसी रूप में है, और ये पूंजीवादी व्यवस्था भी इसी पूरे स्ट्रक्चर को, जाति को धर्म के साथ जोड़ करके जो पूरे एक स्ट्रक्चर है राज करने का, उसको अभी पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से आ रहा है। तो सारे अवशेष हमारे सामने हैं इसके। इसलिए भी बहुत सारे लोग हैं जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं अभी जिनके दिमाग से फितूर अभी उतरा नहीं है। सारी परिस्थिति बदल गई मगर उनके दिमाग में अभी ये सारी चीज़ें घुसी हुई हैं। हमको साथ ये भी समझना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि जो हमारे ब्राह्मण हैं या जो उच्च जाति के लोग हैं जिन्होंने 2500 साल तक राज किया पूरे समाज के ऊपर, आज भी वो राज करना चाहते, उनकी मानसिकता है। मगर उनको ये समझना है जो आज का यथार्थ बदल गया है कि राजाशाही व्यवस्था खत्म हो गई। अब राजाशाही व्यवस्था खत्म करके जो नई व्यवस्था बनेगी इसका चरित्र बदल गया। अब ब्राह्मण क्षत्रिय के जगह पूंजीपति आ गए। तो अब जाति आधारित ताकतें नहीं है, ये पूंजी आधारित ताकतें हैं। पूंजीवाद आ गया, पूंजीपति आ गए हैं, पूंजी का राज आ गया है। तो पूंजी का राज जो है वो पूंजी के राज में पूंजीपति प्रमुख है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय प्रमुख नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रमुख नहीं है, पूंजी जिसके पास है वही प्रमुख है। तो पूंजीपति आ गए। अब पूंजी इस व्यवस्था बदलने के साथ में 70 साल के अंदर पूंजी प्रमुख हो गई, तो पूंजीपति प्रमुख हो गए, पूंजी जिनके पास है वो प्रमुख हो गए, राजसत्ता उनके हाथ में है, वो राजसत्ता को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मगर इस व्यवस्था ने जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य थे, जो द्विज थे, उनके अंदर भी बहुत सारा गरीब वर्ग पैदा कर दिया आर्थिक रूप से, और बहुत बड़ा संख्या में मेहनत कश वर्ग में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। आज की तारीख में जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, स्टाफ में हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, अधिकारी हैं, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बड़ी संख्या में लोग हैं जो अब ये मेहनत कश वर्ग में आ गए। राज सत्ता में नहीं बचे, वो राजा नहीं है अब वो मेहनत कश वर्ग है। मेहनत कश वर्ग का मतलब ये नौकर हैं, ये सेवक हैं। नौकरी सेवा है आज की तारीख में। जो पहले शूद्रों की सेवा थी, ओबीसी की जातियां सेवा करती थी, आज की तारीख में ये सेवा नौकरी के रूप में है। तो ये साथी हमको समझना है, जो नौकरी के रूप, ये चरित्र बदल गया। इसलिए आज की तारीख में मनुस्मृति ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों के पक्ष में नहीं बची, उनके हित में भी नहीं है। अगर ये मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये शूद्र बन जाएंगे, इनका स्टेटस आज की तारीख में शूद्र है। तो अगर पूंजीपति के पास पूरे पावर आ जाएंगे तो वो अब इनका शोषण करेगा। तो पहले शोषण शूद्रों का होता था, अब इनका भी शोषण होगा। मेहनत कश वर्ग, पहले भी शूद्र मेहनत कश वर्ग थे, आज मजदूर, कर्मचारी और ये सारा मेहनत कश वर्ग जो है मेहनत कश वर्ग है। तो ये थ्योरी भी साथी हमको ध्यान रखना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो हमको ये बातें सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके अलावा 1-2 थ्योरी हैं जिसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। दूसरा साथियों एक थ्योरी और है जिसको याद रखना कि राजाशाही व्यवस्था का चरित्र और पूंजीवादी व्यवस्था का चरित्र, इसको भी समझना है। इसका चरित्र बदल गया, इसके जो पात्र हैं वो बदल गए, मगर इसका जो लूट का तंत्र है जो हमें मार्क्स ने समझाया था, मार्क्स की थ्योरी है जिसमें मार्क्स ने हमको समझाया था, उस थ्योरी के हिसाब से इसका चरित्र नहीं बदला है, बस रूप बदल गया, पात्र बदल गए। इसलिए जो राजाशाही के अंदर शोषणकारी व्यवस्था थी, जिसमें शूद्र और अति शूद्र महाशूद्रों का जो बहुत ही खतरनाक शोषण था, वो अब पूंजीवादी व्यवस्था में मेहनत कश वर्ग का बहुत ही बुरी तरीके से शोषण होगा या हो रहा है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज की तारीख में मजदूरों की, कर्मचारियों की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है कि उनका जीना मुश्किल हो गया। श्रम कानून सारे खत्म हो गए। राजा और राज सत्ता पूंजीपतियों के लिए काम करे, अब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये चरित्र बदल गया है। इसलिए अब जो नया चरित्र है वो मेहनत कश वर्ग हो गया। और दूसरा ये समझना है कि
इसमें शोषण में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो राजाशाही में अत्याचार थे वो पूंजीवादी व्यवस्था में भी अत्याचार रहेंगे। पहले जो है सिर्फ जिंदा रहने के लिए लोग कमा पाते थे, रख पाते थे, रखने का अधिकार था, सेवा करके जो भी सामान मिलता था, जो अन्न मिलता था, उससे जिंदा रहते थे। अभी नौकरी में पैसा दे रहे हो, उसका जो राजाशाही में जो आदमी मेहनत करता था उसकी श्रम की लूट राजा करते थे। उसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए देते थे, सिर्फ जीवित रहे, खाना खिलाते थे और फटे पुराने कपड़े देते थे कि जिंदा रहे। यही दासों की व्यवस्था में था। तो उनका शोषण और सिर्फ उनको जिंदा रखना, उसके अलावा वो जो मेहनत करके बनाते थे, कमाते थे, उसको राजा लूटता था, ब्राह्मण लूटते थे। अब इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो हम मेहनत करते हैं, वो मेहनत से जो कमाया हुआ धन है वो पूंजीपति लूटता है और उसका एक हिस्सा हमको सिर्फ जीने के लिए देता है, वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में, श्रम के रूप में। तो हमको हमारी मेहनत का कमाया हुआ एक हिस्सा मिल रहा है जीने के लिए। तो उसमें फर्क क्या है? जो व्यवस्था राजाशाही थी, जो व्यवस्था गुलामी की थी, वही व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है। इसलिए इसमें भी हमारी वैसी ही लूट होना, ये हमको समझना है अच्छी तरीके से। ये हमको मार्क्स समझा गया बहुत अच्छी तरीके से। मार्क्स की थ्योरी, मार्क्स ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया है। तो इस बात को साथी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इस व्यवस्था के खिलाफ हमको लड़ना है। मेहनत कश वर्ग का जो रास्ता जो मार्क्स ने दिखाया वो समाजवादी व्यवस्था है। तो हमको समाजवादी व्यवस्था में मजदूरों की जो राजसत्ता कायम करनी है, मेहनत कश वर्ग की राजसत्ता कायम करनी है, पूंजीवादी व्यवस्था की राजसत्ता को हटाना है। तो इसके लिए हमको ये पूंजीवादी जो राजसत्ता है, पूंजीपतियों की राजसत्ता है, इसको हटाने के लिए इनकी जो पूंजीपतियों की राजनीतिक पार्टी है, जो पूंजीपतियों का स्ट्रक्चर, इसको समझना है पूरा, और समझ के जो है उस सारे स्ट्रक्चर को कमजोर करना है, उसको हटाना है। और उसकी जगह हमको मजदूर वर्ग की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो संगठन हैं, जो ताकतें हैं, उनको मजबूत करना है। उनको मजबूत करके समाजवादी व्यवस्था की तरफ हमको बढ़ना है। तो जब समाजवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे तब जो है मजदूर का हित होगा और मजदूर का राज कायम होगा। तब ये हमारा शोषण जो हो रहा है इसमें हमको राहत मिलेगी। तो ये आगे का रास्ता है जिसकी तरफ हमको चलना है। तो ये है साथियों पूरी मुख्य थ्योरी जो मैंने बताई। और अंत में जो है आपके जो मुख्य जो चैप्टर हैं, राजाओं वाले जो चैप्टर, उसको आप जरूर सुने, क्योंकि राजाओं के चैप्टर सुन करके आपको राज व्यवस्था के बारे में समझ आएगा। राजा को देवता का रूप बता दिया, धर्म के साथ जोड़ के राज व्यवस्था को पैदा किया और राज व्यवस्था से आतंक करवा के सारी चीजें बनवाई, जो आज भी करने की कोशिश हो रही है। तो इसको राजाओं की व्यवस्था समझना। और जो आखिरी में जो थ्योरी है, जातियों की थ्योरी है, जो 9वां और जो 10वां अध्याय है, उसके दो वीडियो हैं, 8वां, 9वां, 10वां, ये 3 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको सारे साथियों को सुनना है, इसके सारे वीडियो, जिससे आपको मुख्य रूप से इस पूरी राज्य व्यवस्था के बारे में समझ में आएगा। ये जो जातियों की व्यवस्था के बारे, जो जाति कैसे पैदा हो गई मनुस्मृति में, ये समझ में आएगा। ओबीसी कौन है, शूद्र अतिशूद्र कैसे पैदा हुए, चंडाल कौन है, ये भंगी, बांस काटने वाले, मेहतर, जो आज की तारीख में जो शूद्र अतिशूद्र जातियां हैं, ये कैसे पैदा होंगी, ये सबका विवरण आपको 9 और 10 वाले अध्याय में है। तो इसको सारे साथी अच्छी तरीके से सुने, समझें। ये आज हम इसको पूरे मनुस्मृति का जो वीडियो है, ये अंतिम वीडियो है, इसको अब यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और अब हम वापस जो राजा का जो हम इतिहास बता रहे थे, अब हम गुप्त काल से, गुप्ता जो काल है, उस काल से जो है हम दोबारा राज व्यवस्था जहाँ छोड़ी थी, हमने शुंग काल तक का आपको जो बताया था, उसके आगे का जो वीडियो है, हम इसके आगे की फिर इतिहास का जो क्रम है, विकास का क्रम है, राजाओं की व्यवस्था का क्रम है, उसको साथ ही हम समझेंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये बात आपको अच्छी लगेगी। और आपसे मेरी पुनः अपील है कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दर्शन सीरीज के सारे वीडियो सुने, ये बहुत ही विशेष अपील है। मनुस्मृति के सारे वीडियो सुने, बहुत मेहनत करके हमने इसको बनाया है सारे को। और इसके साथ में इनको शेयर करवाने में सहयोग करें। उसके साथ में साथियों जो हमारे प्ले लिस्ट है हमारे चैनल की, उसमें जाके बहुत सारे अलग अलग हमने मुद्दों पे वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी सुनें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे,
इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों हम अपनी बात खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए विषय में और नए वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।